जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया लेक्चर लेके, नया टॉपिक लेके। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेशनरी एनोड ट्यूब जो होती है, जिसके अंदर स्टेशनरी एनोड होता है ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर। उसको हम आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर हम स्टेशनरी एनोड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्टेशनरी एनोड जो ट्यूब होती है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हम कॉपर के बारे में पढ़ेंगे और जो कॉपर जो स्टेशनरी एनोड ट्यूब में यूज होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो आज हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। पहले हम एक्सरे ट्यूब के बारे में जान लेते हैं। एक्सरे ट्यूब में हमने पढ़ा था कैथोड होता है और एनोड होता है। जो एनोड जो रहता है उसमें हमने पढ़ा था जो हमारा एनोड है वो दो टाइप का होता है, एक स्टेशनरी एनोड होता है और एक रोटेटिंग एनोड होता है। तो आज हम स्टेशनरी एनोड को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी एनोड जो है वो टारगेट होता है। एनोड हमेशा, एनोड को हम टारगेट बोलते हैं। तो एनोड जो है टारगेट होता है। तो स्टेशनरी एनोड के अंदर जो टारगेट होता है वो एक बटन शेप का होता है, ठीक है। एक ब्लॉक जैसा रहता है, एक बटन रहता है, ठीक है। वो होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है। और वो कहां पर रहता है? वो रहता है कॉपर के ब्लॉक में। जो कॉपर का ब्लॉक होता है उसके अंदर स्थित होता है टंगस्टन का एक बटन, उसको बोला जाता है टारगेट, जो कि स्टेशनरी एनोड होता है। तो जो ये एनोड है ये आई लेवल पे जो हीट स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो रहनी चाहिए उसकी, और वो हीट को अच्छे से कंडक्ट करने वाला होना चाहिए, जिससे कि हीट का डिसिपेशन अच्छे से हो सके। क्योंकि मैं बता देता हूं आपको, स्टेशनरी एनोड ट्यूब और रोटेटिंग एनोड ट्यूब में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। तो हम इन दोनों को इसलिए सेपरेट पढ़ेंगे। आज हम केवल स्टेशनरी एनोड ट्यूब पढ़ेंगे। तो आप इसको रोटेटिंग एनोड ट्यूब से इससे कंपेयर नहीं करिएगा, क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है और इन दोनों का काम भी अलग अलग तरीके से होता है। जो एनोड है उन दोनों का काम अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि वो रोटेट करता है और ये स्टेशनरी रहता है, ये एक जगह पे स्थित रहता है। तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो जो स्टेशनरी एनोड जो है वो एक जगह पे स्थित होता है, वो इधर उधर मूवमेंट नहीं करता, इसलिए इसको स्टेशनरी बोला जाता है। और वो एक कॉपर का जो ब्लॉक होता है, कॉपर का एक ब्लॉक होता है, उसके उसमें एक जगह पे एक बटन शेप का रहता है, ठीक है। तो इस जो स्टेशनरी एनोड है इसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए और हीट को कंडक्ट करने वाला होना चाहिए, जिससे कि हीट का डिसिपेशन हो सके, हीट को ट्यूब से बाहर निकाल सके। तो ये कैसे करेंगे? तो जो हीट वहां पर स्टोर होगी, जो हीट वहां पर स्टोर होगी एनोड पे, तो वो कॉपर का जो ब्लॉक होता है उसके थ्रू होके वो ट्यूब से बाहर जाएंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो जो स्टेशनरी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो एनोड है वो रोटेट नहीं करके वो एक्सपोजर के टाइम पे हमेशा स्टेशनरी रहता है, मतलब कि वो वहां पर स्थिर रहता है एक ही जगह पे, वो मूवमेंट नहीं करता या फिर वो घूमता नहीं है। तो इसका जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो इसकी लिमिटेशंस है, वो भी इसकी सेट है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है, तो ये ज्यादा हीट को बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये हीट को डिसिपेट एक ही तरीके से कर सकता है, वो भी है उसके अंदर कंडक्ट करके उसको ट्यूब से बाहर निकाल सकता है, कॉपर के थ्रू होके वो बाहर निकल सकती है। उसके अलावा हीट को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होगा उसमें। तो इसकी इफिशियंसी बहुत कम है। जो उसके लिमिटिंग फैक्टर्स है उसकी वजह से उसका यूज और इफिशियंसी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ये ज्यादा यूज नहीं कर सकते इसको लिमिट में ही यूज किया जा सकता है, इसको अपने हिसाब से यूज नहीं किया जा सकता है, इसका एक लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो जो फोकल स्पॉट है, फोकल स्पॉट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का एक बटन होता है, उसको फोकल स्पॉट कहा है। तो जो फोकल स्पॉट है, जो टंगस्टन का बटन है, वो एक कॉपर की स्टेम जो होती है, एक कॉपर की स्टेम होती है, उसके ऊपर बना होता है। तो जो कॉपर की स्टेम होती है, स्टेम हमने पढ़ा था कि जो पंखे की डंडी होती है उस टाइप की होती है, ठीक। पर इसमें स्टेम थोड़ी सी अलग है, वो हम आपको इमेज में बताएंगे आगे। तो जो कॉपर की स्टेम है वो उसका काम ये होता है कि वो जो
तो जो स्टेम होता है उसका पर्पस ये होता है कि जो एक्सरे ट्यूब में जब एक्सरे प्रोड्यूस होती है तो वहां पर 99% हीट प्रोड्यूस होती है और लेस देन 1% एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो जो 99% हीट प्रोड्यूस होती है उसको जो एक्सरे ट्यूब से बाहर निकालने का जो काम है वो करता है हमारा कॉपर का स्टेम। तो इसका ये काम होता है, इसलिए इसमें कॉपर का यूज किया जाता है। हम कॉपर की प्रॉपर्टीज आगे देख लेंगे किसकी वजह से क्यों कॉपर का यूज किया जाता है। तो जो रोटेटिंग एनोड है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा अलग तरीके से हीट को रेडिएट करता है। हीट को रेडिएट कैसे करता है? हीट को बाहर निकालता है ट्यूब से, क्योंकि जो रोटेटिंग एनोड है वो हीट को दूर फेंकता है अपने से, वो रोटेट होके हीट को अलग अलग जगह पे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो स्टेशनरी एनोड है वो कंडक्ट करके उसको बाहर निकालता है। तो रोटेटिंग एनोड और स्टेशनरी एनोड बहुत अलग हो गए हैं। रोटेटिंग एनोड हम डिटेल अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जब स्टेशनरी एनोड है वो भी हम अच्छे से डिटेल पढ़ लेंगे। तो जो स्टेशनरी एनोड ट्यूब जो होती है वो हीट को ट्यूब से बाहर कंडक्ट करके निकालती है, ठीक है। पर उसकी जो पावर है, उसकी जो हीट को ट्यूब से बाहर निकालने की जो पावर है वो इतनी नहीं हो, ज्यादा हीट कंडक्ट नहीं कर सकती है। वो ज्यादा हीट कंडक्ट करेगी तो वहां पर जो एनोड है वो फेल हो जाएगा, वहां पर मेल्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो ज्यादा हीट को कंडक्ट नहीं कर पाएगी, वो लिमिट में ही हीट को कंडक्ट कर सकती है। बट रोटेटिंग एनोड जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को कंडक्ट कर सकता है और वो रेडिएट कर देता है। तो उसकी वजह से उसके ऊपर हीट ज्यादा कंडक्ट भी नहीं करनी पड़ेगी और वो रेडिएट हो जाएगी, वो सभी तरफ फैल जाएगी। तो जो स्टेशनरी एनोड है वो स्मॉल एक्सरे मशीन्स में यूज होता है। स्मॉल एक्सरे मशीन जैसे कि मोबाइल एक्सरे मशीन हो गई, जो हम पोर्टेबल एक्सरे मशीन यूज करते हैं, जो बेड साइड मशीन होती है उसमें स्टेशनरी एनोड का यूज किया जाता है। और जो डेंटल एक्सरे जो होता है, डेंटल एक्सरे में भी रोटेटिंग एनोड का यूज नहीं होता है, उसमें स्टेशनरी एनोड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी मशीन होती है और उसमें इतना ज्यादा हीट जनरेट नहीं होती है। तो जो ये मशीन से वो दूसरी मशीन जो बड़ी मशीन हो गई, जो डायग्नोस्टिक मशीन हो गई, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा कम पावर की जरूरत होती है उन्हें। तो इसी वजह से जो स्टेशनरी एनोड है वो छोटी मशीन्स में यूज किया जाता है और रोटेटिंग एनोड हमेशा बड़ी मशीन्स में यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम इसका एक इमेज देख लेते हैं। इमेज के पर्पज से हम समझ लेते हैं कि स्टेशनरी एनोड ट्यूब कैसी होती है। तो ये देखिए, ये होती है हमारी स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहां हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर नीचे विंडो है और यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। तो ये फिल्टर हो गया और यहाँ पर ये विंडो हो गई जहां से एक्सरे बाहर निकलती है, ठीक है। और इसके जो बाहर की तरफ जो लेयर्स हैं वो है मेटल की हाउसिंग। ये मेटल की हाउसिंग होती है जो कि एक्सरे ट्यूब को प्रोटेक्ट करती है डैमेज से। और जो ऑयल होता है वो यहाँ पर भरा होता है, ये जो स्पेस है इसमें ऑयल भरा होता है। और जो ऑयल भरा होता है उसके अंदर की जो लेयर होती है वो होती है हमारी ग्लास एनवेलप, जो कि बोरोसिलिकेटेड ग्लास का बना होता है। बोरोसिलिकेटेड या फिर उसको पायरेक्स भी बोल सकते हैं। पायरेक्स ग्लास का जो बना होता है वो ग्लास एनवेलप यहाँ पर अंदर होता है। और जो मेटल हाउसिंग और ग्लास एनवेलप है इनके बीच में ऑयल भरा होता है जो कि हीट डिसिपेशन का काम करता है, हीट को बाहर निकालने का काम करता है, ट्यूब को ठंडा रखने का काम करता है। क्रायोजन के रूप में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी जगह पर ऑयल भरा होता है। उसके बाद जो ये लेयर हो गई जो मैं बता रहा हूं, तो ये हो गई हमारी ग्लास एनवेलप जो कि पायरेक्स का बना होता है या फिर बोरोसिलिकेटेड का बना होता है, ठीक है। ये तो चलो बाहर की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं, तो इस साइड में होता है हमारा कैथोड। तो कैथोड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक फिलामेंट होता है और फोकसिंग कप होता है जो कि फोकस करता है इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट के ऊपर। अब ये हम एनोड पढ़ रहे हैं, तो एनोड देखिए, ये एनोड थोड़ा सा अलग है, जो कि हमने दूसरी जो एक्सरे ट्यूब की जो इमेजेस देखी थी उससे बहुत ज्यादा अलग है। एक्सरे ट्यूब की जो इमेज देखी थी उसमें रोटेटिंग एनोड हमने देखा था, पर ये स्टेशनरी एनोड है। तो ये जो पूरा एनोड है, ये पूरा एनोड है, ये पूरा बना होता है कॉपर का। जो मैं बोल रहा हूँ कॉपर का ब्लॉक, तो ये कॉपर का ब्लॉक यही होता है, ये पूरा कॉपर का बना होता है जिससे कि हीट डिसिपेट हो सके
और जो ये होता है, ये स्टेम होती है इसकी, ये स्टेम होती है, ये एनोड की स्टेम होती है, ये कॉपर की बनी होती है। ये स्टेम देखिए आप बहुत ज्यादा मोटी है कंपैरिजन टू दूसरी एक्सरे ट्यूब के मुकाबले, जो कि हमने पहले देखी है, पहले जो इमेजेस देखी है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा मोटी है। तो इसकी वजह से इसके टूटने का कोई डर नहीं रहता है, इसलिए ये हीट को डिसिपेट कर सकता है, बाहर हीट को कंडक्ट करके डिसिपेट कर सकता है। अगर इसकी जगह पर इसको अगर पतला लिया जाता, थिन लिया जाता, तो ये वहां पर टूटने का डर होता है इसका और एनोड फेल हो जाता वहां पे। तो इसी वजह से एनोड की स्टेम को जो यहाँ पे थिक रखा गया है। अब देखिए हमारा टारगेट जो होता है वो यहाँ पर है, जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ये हमारा टारगेट हो गया। तो ये टारगेट जो है ये बना होता है टंगस्टन का, ये टारगेट हमेशा टंगस्टन का बना होता है, ये होता है फोकल स्पॉट हमारा। तो जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो टारगेट जो हमारा टंगस्टन का टारगेट है, जो ब्लॉक बना हुआ है इसके ऊपर, जो बटन शेप का है इसके ऊपर टारगेट होंगे, यहां से हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जो हीट रहेगी वो एनोड में अंदर कंडक्ट करके वो यहां से इसको बाहर निकालेगा, अपने इस तरफ से बाहर निकाल लेगा ट्यूब में, ठीक है। यहां समझ आ गया आपको कि रोटेटिंग एनोड और स्टेशनरी एनोड में इसलिए फर्क होता है क्योंकि जो एनोड है वो ही चेंज होता है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है। एनोड बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, एनोड जो थिक हो जाता है उसमें जो रोटेशन है वो नहीं होता है, वो स्टेशनरी रहता है हमेशा। और जो टारगेट है वो बटन शेप का होता है, और जो एनोड है वो हीट को कंडक्ट करके बाहर करती है, और रोटेटिंग एनोड में कंडक्ट करके बाहर नहीं करती, वो हीट को रेडिएट करती है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब हम देख लेते हैं हमारा कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। और मैं बता देता हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो एटॉमिक नंबर्स और मेल्टिंग पॉइंट से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कंपटीशन एग्जाम्स वाले अगर पढ़ रहे हैं तो उनको ये चीजें ध्यान रखनी है कि उनको एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट्स का अच्छे से पढ़ना है। एटॉमिक नंबर तो कम से कम आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट इतने जल्दी याद नहीं होते हैं, पर एटॉमिक नंबर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन से उसके जरूर आते हैं। तो आपको कंपटीशन अगर देना है तो एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। तो जो मेन जो हमारे एक्सरेज में यूज होते हैं, जो भी हमारे रेडियोलॉजी फील्ड में जो मेटल्स यूज होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर एटलीस्ट हमें पढ़ना है, तो ताकि वो उसमें आए तो हम उसको बता सकें, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2562 डिग्री सेंटीग्रेड, 2562 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, 2562 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉपर का एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कॉपर को क्यों यूज किया जाता है, कॉपर की जगह दूसरा क्यों यूज नहीं किया जाता है, दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, जो कॉपर है उसमें हीट कंडक्टिविटी अच्छे से हो जाती है, वो हीट को बहुत ज्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, एक्सीलेंट तरीके से वो हीट को कंडक्ट करता है, मतलब कि अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का ये, तो इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। ये गुड कोरोजन रेसिस्टेंस भी होता है। गुड कोरोजन रेसिस्टेंस मतलब कि जो कोरोजन होता है, कोरोजन क्या होता है, जंग लग जाती है। बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, जो लोहा होता है हमने देखा है वहां पर जंग लग जाती है बहुत ज्यादा जल्दी। तो जो कॉपर है वो गुड कोरोजन रेसिस्टेंस है, मतलब कि गुड कोरोजन रेसिस्टेंस है मतलब कि वो कोरोजन मतलब कि जंग नहीं लगने देता है, रेसिस्ट करता है जंग लगने को बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए कॉपर का यूज किया जाता है। अगर जंग लग जाएगी तो कॉपर खराब हो जाएगा वहां पे और पूरी एक्सरे ट्यूब खराब हो जाएगी। तो इस वजह से हमें गुड कोरोजन रेसिस्टेंस जो मेटल्स होते हैं उनका ही यूज करना है, तो इसलिए कॉपर में ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट होती है कि गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी, अच्छी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टिव पर्पज से। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एनोड का कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उस कंस्ट्रक्शन पर्पज से जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद जो एक्सरे ट्यूब की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रतिधारण करता है, वो रिटेंशन करता है, मतलब कि अंदर समाहित कर लेता है
एक क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे भी। क्रायोजेनिक टेम्परेचर क्यों होता है? क्यों, जो ठंडा टेम्परेचर होता है, अब हमें पता है कि हाँ हीट कंडक्टिविटी अच्छी है उसकी, हीट को कंडक्ट अच्छे से कर लेगा, मतलब कि उसको ज्यादा गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हो सकता है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा गर्मी पर ही रहे और जो ज्यादा ठंडे हो जाए उस पे नहीं हो पाए। क्रायोजेनिक टेम्परेचर जो होता है, जो ठंडा टेम्परेचर होता है, उस पे भी इसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और जो हीट कंडक्टिविटी इसकी वो भी ज्यादा अच्छी है। मतलब कि गर्म जो होगा, अगर एनोड अपना गर्म हो जाता है तो वहां पर भी वो अच्छे से हीट को कंडक्ट कर लेगा, और अगर ठंडा हो जाता है तो उस पे भी उसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तो इस वजह से हम कॉपर का यूज करते हैं हमारे स्टेशनरी एनोड में। तो चलिए, हमारा लेक्चर आज का यही खत्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसमें आपका सपोर्ट करूंगा। और एक और आपके लिए अच्छी न्यूज है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो ग्रुप 5 की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक अच्छी न्यूज है कि हमारे लेक्चर्स पे हम बहुत ही जल्द जो एमसीक्यूज हैं उनको भी लाने वाले हैं। हम एमसीक्यूज के भी लेक्चर्स लेने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज को अच्छे से डिफाइन करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको एग्जाम्स में क्या करना है, और आपको जो एमसीक्यूज है वो मिल नहीं पाते हैं, एमसीक्यूज ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम आपको सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहां से अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।